हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एयरटेल क्लास। और स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी ग्रामर का पहला लेसन शुरू कर रहे हैं, जो कि है नरेशन। और स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि कोर्स पूरा होते होते हम ग्रामर की भी क्लास देंगे। तो अब हम आपके लिए ग्रामर शुरू कर रहे हैं। और यदि आप तैयारी करते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और तैयारी करते रहिए। तो स्टूडेंट, हम इसको जो है देखते हैं और समझते हैं। और जैसे कि आपकी ग्रामर पार्ट का पहला लेसन नरेशन का ही है, तो हम पहले नरेशन ही शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नरेशन दो प्रकार का होता है। और पहला है कि डायरेक्ट नरेशन, यानी वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों कहते हुए लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि ज्यों कहते हुए कहने का मतलब ये कि जैसे कोई वक्ता है, यानी कोई व्यक्ति है जो कोई मान लो हमसे कुछ कहता है और हम उसके शब्दों को उसी के शब्दों में उत्तर दे दें उसको, तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और दूसरा नरेशन होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे आप इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों कहते हो ना लिखकर उसके भाव को लिखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई वक्ता है, यानी कहने वाला है, हमसे कोई बात कहता है और हम उसके शब्दों का जवाब उसी के शब्दों में नहीं देकर थोड़ा सा घुमा फिरा कर देते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हमने लिखा है, और जैसा कि आपका डायरेक्ट स्पीच है कि मोहन सैड, यानी मोहन कहता है राम इज राइटिंग ए बुक, कि राम एक किताब लिख रहा है। तो इसका हम इनडायरेक्ट इस तरह बनाएंगे कि मोहन सैड दैट राम वॉज राइटिंग ए बुक। तो अभी फिलहाल हम इतना ही जाने कि मतलब नरेशन होते कितने प्रकार के हैं। तो नरेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि यानी वक्ता के कहे हुए शब्दों को हम जो कहते हैं कह उसे हम डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि जब कोई वक्ता हमसे कुछ कहता है, हम उसके शब्दों को अपने अनुसार कह दें, यानी उसके भाव के अनुसार न कहें, अपने से कुछ बना के कह दें, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और जो आपका डायरेक्ट नरेशन है उसके भी दो भाग होते हैं। जैसे कि नरेशन के दो भाग हुए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। उसी तरह डायरेक्ट नरेशन के या फिर डायरेक्ट स्पीच के भी दो भाग होते हैं। पहले होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कोई कोई रिपोर्टेड वर्ब भी बोलता है। तो चाहे आप रिपोर्टेड वर्ब बोल लीजिए तो वही है, और रिपोर्टिंग वर्ब बोल लीजिए तो वही है। और ये वैसे होता क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम कि कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा, और ये कॉमा का चिन्ह बनाया हुआ है हमने, के बाहर जो वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि वो चीज़ जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाहर लिखी हुई होती है। जैसे कि हमने ये लिखा है पूजा सैड, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और यही आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आप ध्यान दिए रहिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। जब कोई एक वाक्य देगा डायरेक्ट स्पीच का, तो आपको एक वाक्य मिलेगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक वाक्य मिलेगा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर। तो आपको याद रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब वाले जो शब्द लिखे होंगे, वाक्य लिखा होगा, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, और इसी को रिपोर्टिंग स्पीच भी बोला जाता है। और इसको देखते हैं कि क्या होता है ये, कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो वाक्य होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के बाहर रहती थी, और रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा के अंदर मिलने वाली है। तो कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखी होंगी ये सब हमारी क्या होंगी, ये रिपोर्टिंग स्पीच होंगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप नरेशन को के सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप पहले याद रखिए।
और देखिए हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम लिखे हुए हैं। जो कि पहला नियम होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देते हैं। यानी कि जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे आप। और दूसरा नियम होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, यानी हटा देंगे इनडायरेक्ट के वाक्य से। और तीसरा नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का यानी कॉमा के बाहर का जो वाक्य होता है उसे आप कभी भी टेंस के रूप में नहीं बदलेंगे, यानी टेंस उसका चेंज नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। और फिर चौथा नियम है कि निम्न 5 प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। और वो 5 प्रकार के वाक्य आप खूब अच्छी तरह से पढ़े हैं कि ये निम्न ऐसे होते हैं कि ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्नसूचक वाक्य। और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। तो इन 5 टॉपिकों पर हमें जो है नरेशन अपना तैयार करना है। और इन्हीं 5 टॉपिकों में से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो तो सामान्य नियम होगा जो आपने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कॉमा क्या है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा को और कॉमा को पूरी तरह से हटा देंगे। और जो कॉमा के बाहर होगा वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और जो कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इतनी बातें आपको याद हो गई होगी। और नहीं याद हुई हैं, नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम असर्टिव सेंटेंस से नरेशन को बनाना सीखते हैं। अब देखिए जो असर्टिव सेंटेंस है यानी कि साधारण वाक्य है, इनका अध्ययन हम 3 स्वरूपों में करते हैं। अब पहला तो हो गया आपका कि टेंसेस में परिवर्तन संबंधी नियम यानी कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, यानी कि हमें जो है टेंस में परिवर्तन कैसे करना है ये चीज़ें हमें पहले सीखनी है। तो इसका पहला नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी कि वर्तमान अथवा फ्यूचर यानी भविष्य टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट क्या हुआ और फ्यूचर क्या हुआ, और ये कैसे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं हम। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ये है ना बाहर इन्वर्टेड कॉमा के, तो ये आपका रिपोर्टिंग क्या है, वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब नियम हमारा कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये किसमें हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब यानी कि इसे टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला वाक्य 2 टेंसों में आता है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, तो इसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। किसे नहीं चेंज करेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे इसका। टेंस कैसे, जैसे ये सेज लिखा हुआ है तो आप सोचें कि सेज को टोल्ड कर दें, तो ये नहीं करेंगे आप। यानी कि अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए नियम हमारा कहता है कि प्रेजेंट टेंस अब फ्यूचर टेंस होगा तो नहीं बदलेंगे। अब देखिए सेज क्या है, सेज यानी राम कहता है, होता है ती है, कौन सा टेंस होता है, तो प्रेजेंट होता है ना, इसलिए इसे नहीं बदलेंगे आप। इसको जो है उसी तरह लिख दिया जाता है। और जब कॉमा टूटता है असर्टिव सेंटेंस में तो इसके लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और ये बाकी चीज़ें अभी हम सीखेंगे आगे। तो अभी फिलहाल हम इसको जो है यही सीख रहे हैं कि सबसे पहले हम कॉमा हटाना सीख रहे हैं और ये सीखे कि इसको बदलेंगे कि नहीं। तो इतनी चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि नहीं आई तो आप इस वीडियो को बैक करके बाद में भी देखते रहिएगा, तो ये आपको आ जाएगी। तो इसका थोड़ा सा नोट समझ लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय असर्टिव सेंटेंस में
कामा या इन्वर्टर कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग करते हैं। हमने ये बताया ना कि जब आप इन्वर्टर कामा को हटाएंगे, यानी ये जो कामा लगे हुए हैं इन्हें जब आप हटाएंगे तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये अभी हमने बताया कि जो ये चीज़ लिखी होगी उसको आप उसी तरह लिख देंगे। अब क्यों लिख देंगे? क्योंकि ये जो सेज है ये प्रेजेंट टेंस का है, इसे आप चेंज नहीं करेंगे, इसको उसी तरह लिख दिया रिपोर्टिंग वर्ब को और कामा हटा दिया, दैट लगा दिए। अभी मात्र इतना सीख रहे हैं ना, अब इसके आगे का तो बाद में आगे सीखेंगे। इतना हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए और एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। ही हैज सेड टू मी, यानी कि ये भी आपका कैसा टेंस है? ये भी प्रेजेंट का ही टेंस है ना। ये जो हैज क्रिया लगी हुई है यानी प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो है तो प्रेजेंट ना। वहाँ पे ये थोड़ी हमने कहा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट आए कि ना आए, प्रेजेंट नाउन अगर प्रेजेंट का वाक होगा तो आप चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए हमने इसको उसी तरह लिखा है ही हैज को, सेड टू को हमने चेंज कर दिया है टोल्ड में, तो इसको आप बदलेंगे। अम्मी उसी तरह आ गया। अब फिर से देखिए हमने पीछे बताया आपको कि कॉमा तोड़ेंगे आप और क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉमा तोड़ के डैट का प्रयोग करेंगे, तो डैट लगा दिया। फिर से हमने उसको उसी तरह लिखा क्योंकि अभी हमने आगे के नियम नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम इतना सीख गए। और आगे दूसरा नोट लगाया है कि से, सेज, सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल से टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, यानी कर्म दिया हो। अब देखिए से को आप कहाँ में बदल देंगे? से को बदल देंगे आप टेल में, सेज को बदल देंगे टेल्स में, सेट को बदल देंगे टोल्ड में। अब कब बदलेंगे? जब इन तीनों शब्दों के बाद रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो बदलेंगे। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो फिर आप चेंज नहीं करेंगे। अभी देखिए जैसे यही एग्जाम्पल एक तो दिया हुआ था हमारा, कि ही हैज सेड टू मी। तब देखिए ये मी इस वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता तो हम ये सैड उसी तरह यहाँ पे लिख देते, अभी सैड लिख देते अभी, इसलिए इसको इस टोल में बदला है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। और ये ना होता तो फिर हम इसको उसी तरह लिख देते। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि असर्टिव सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपको से, सेज, सैड को टेल्स, टोल्ड में नहीं बदलना है, और यदि ऑब्जेक्ट आया है तो आपको बदलना है। ये बातें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। और ये देखिए वही चीज़ें हमने यहाँ पे ये लिखी हुई हैं कि से को आप किस में बदलेंगे? टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मात्र असर्टिव सेंटेंस के लिए है क्योंकि अभी हम असर्टिव पढ़ रहे हैं ना, और जब अगला सेंटेंस आएगा यानी इंट्रोगेटिव आएगा, ऑप्टेटिव आएगा, इंपरेटिव आएगा तो उनकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड दूसरे शब्द में बदलेगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा नियम हमने यहाँ लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। तब देखिए हम आगे देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। तो पहला नियम है इसका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये बात आपको ध्यान रखनी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान इंग्लिश में कैसी होती है और पास्ट में जब बदलेंगे तो क्या होती है। तो देखिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी क्रिया जो होती है असर्टिव सेंटेंस में कि एक वचनकर्ता के साथ यस या फिर यस आता है, और या फिर जो प्लूरल नंबर होते हैं यानी बहुवचन होते हैं उनके साथ यस यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम ये होता है कि सभी कर्ताओं के साथ सेकेंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इससे हमें क्या पता चला कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच किसमें होगी? यस या यस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में होगी तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि सेकेंड वर्ब में बदल देंगे। तो आपको ध्यान रखनी है ये बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहाँ बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? क्रिया के साथ यस या यस लगा होता है एक वचनकर्ताओं के साथ, अब बहुवचनकर्ताओं के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है?
कि सेकंड वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब मानिए जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में डज नॉट या डू नॉट आया है तो फिर उसको आप डिड नॉट में बदल देंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला वाक्य दिया है कि पूजा साइड रोहन टेल्स एलाई। तो देखिए अब हमने अभी पीछे आपको क्या बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यही है ना आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गई रिपोर्टिंग स्पीच। तो सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती हुई थी कि सेट को हमने टोल्ड में बदल दिया था, लेकिन टोल्ड में नहीं बदला जाएगा। अब क्यों नहीं बदला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप अभी साइड को साइड ही रखेंगे। और इसके बाद अभी हमने आपको क्या बताया कि कामा तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम करते हैं दैट का प्रयोग। तो दैट लगा दिए कामा तोड़ के, और रोहन उसी तरह लिख दिए। अब ये भी बताएंगे कि ये क्यों नहीं बदला जाता है, क्यों नहीं बदला जाता, ये सब अभी आगे चलेंगे। और टेल्स जो लिखा था, अब टेल्स देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। अभी हमने आपसे क्या बताया कि जिन क्रियाओं में यस या ईएस लगा होगा तो जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस शब्द में बदलता है? वो बदल जाता है पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है? क्रिया का सेकेंड वर्ब। टेल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। सो ये बदल गया पास्ट इंडिफिनिट में। अब बचा क्या? एलाई। सो एलाई उसी तरह आ गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस नहीं बदलेंगे। बदलना किसको है? हमें रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को बदलना है, यानी कि हमें हमेशा ही इन्वर्टेड कामा के भीतर वाले वाक्य को बदलना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और देखिए दूसरा नियम हमने यहाँ लिखा उसी टेंस के अनुसार बदलने के लिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हमें हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, तभी तो हम चेंज कर पाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पता होगी तो पास्ट कंटीन्यूअस में हम तुरंत ही बदल देंगे। तो देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, ये होती है इज एम आर। और वर्ब में क्या लगता है? फर्स्ट वर्ब के साथ क्या लग जाती है? आईएनजी लग जाती है। ये तो हो गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात। अब पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वेयर, ये लगा दिए हम, और प्लस वर्ब, और इसके साथ क्या लगता है? फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगता है। ये हो गई। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यानी इज एम आर वर्ब में आईएनजी मिलेगा हमें रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में, तो हम उसको कैसे बदलेंगे? तो हम इज एम आर को वाज वेयर में बदल देंगे और वर्ब में आईएनजी ही रहने देंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह बदलेंगे। देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा है कि डायरेक्ट वाक्य लिखा है कि निधि सेड टू मी पूजा इज वेटिंग ए बुक। तो देखिए निधि सेड टू कहाँ बदलेगा? टोल्ड में। अब देखिए क्यों बदलेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और यदि ऑब्जेक्ट ना आया होता तो फिर हम इस साइड को उसी तरह यहाँ पे लिख देते। और अभी यहाँ पे क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है, तो फिर हम यहाँ पे साइड को बदल देंगे टोल्ड में, और ना आया होता तो फिर ना चेंज करते। ये तो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब वाली बात। बस रिपोर्टिंग वर्ब में यही बदलाव होना, बाकी कोई अंतर नहीं आना है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में कामा तोड़ रहे हैं हम। इस कामा को हटाने के लिए क्या बताया हमने? कामा तोड़ना है, क्या लगा देना है? दैट लगा देना है। कामा हटा दिया हमने, दैट लिख दिया। फिर ये जो ये लिखा है इसको हमने उसी तरह लिख दिया। फिर देखिए इज, अब इज है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ ना। अब इसको हमने कैसे बताया कि इज एम आर जब आएगा आपका वाक्य में तो आपको वाज वेयर कर देना है। अब ये कब करेंगे आप? अभी करते के अनुसार आपको चेंज करना है, यानी जो सब्जेक्ट होगा जैसा उसी तरह आपको ये वर्ब बदलनी है। अब यहाँ पे ये जो पूजा लिखा हुआ है शब्द, ये एक वचन है ना, यानी कि सिंगुलर नंबर का कर्ता लिखा हुआ है, तो आप सिंगुलर नंबर की क्रिया लगाएंगे ना, यानी वाज, तो वाज कर दिया और बचा क्या? राइटिंग यानी कि वर्ब और उसके साथ है यानी, तो इसमें तो कोई अंतर होता नहीं है, तो इसको हमने उसी तरह लिख दिया और ए बुक को भी उसी तरह लिख दिया, और आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का वाक्य बन गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही टेंस बढ़िया सामने आ गए होंगे,
और यदि नहीं आ रहे तो आप इस वीडियो को बैक कर करके फिर से एक बार समझते जाइए, देखते जाइए, तो आपको ये आ जाएंगे। और आप चाहें तो इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं आप अपने समझने के लिए। लेकिन इनको करने के लिए आपको ये सब चीज़ें जो है टेंस ज़रूरी है, आपको टेंसेस बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होंगे। क्योंकि अब यहाँ पे हमने बता तो दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमआरओ और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होती है। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने बता दिया कि वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होती है, लेकिन लिखे नहीं है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये बातें आप जो है ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं, छोटी क्लासों में नहीं पढ़ रहे हैं कि हम आपको टेंथ बताते रहें, इसलिए ध्यान रखिए। तो देखिए अब तीसरा नियम है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलते हैं हम किसमें, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो और आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य कौन सा हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, और उसका आपको क्या बनाना हो, इनडायरेक्ट बनाना हो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को किसमें बदल देना होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और देखिए इसकी भी अब हमें क्या पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज, हैव और क्या प्लस थर्ड वर्ब, यही होती है ना थर्ड वर्ब। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये होती है हैड प्लस थर्ड वर्ब, ये होती है आपकी। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। ये छोटी छोटी बातें फिर से वही कि आपको ये लिखाए नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको हैज, हैव और थर्ड वर्ब मिले इस वाले वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप हैज, हैव को हैड प्लस थर्ड वर्ब में चेंज कर देंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है इस तरह कि सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिए अब सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की बात आई ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ये है ये। और जब रिपोर्टिंग वर्ब में हमने क्या बताया कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसे आपको उसी तरह लिख देना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो हमने इसको उसी तरह यहाँ पे नोट कर दिए ना। अब कामा तोड़ते हैं असर्टिव सेंटेंस में तो क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, कामा चला गया दैट का प्रयोग हो गया। जैसे पिछले नाम आते थे तो उन्हें उसी तरह लिखते थे, तो इस बार संध्या आया है तो संध्या उसी तरह कर दिए हम। अब देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या बताई कि हैज, हैव यहाँ पे अगर आपको मिले तो आपको उसे क्या कर देना, हैड कर देना है। तो हैज गए और कौन आए, हैड आ गए। अब बचा क्या, कंप्लीटेड, ये आ गया उसी तरह और ये हर वर्क उसी तरह आ गया। अभी आप ये पर्सन चेंजिंग में दिमाग ना लगाइए कि पर्सन नहीं चेंज कर रहे हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं, मात्र टेंस चेंजिंग सीख रहे हैं। फिर जब आगे चलेंगे अगला नियम जब लाएगा, टॉपिक बताए ना वह 3 तरह से हम जो है इनको बदलना सीखेंगे। तो अभी पहला टॉपिक चल रहा है, जब दूसरे टॉपिक में चलेंगे तो हम पर्सन को भी चेंज करते चलेंगे, टेंस भी चेंज करते चलेंगे, यानी सब बातें ध्यान देते चलेंगे। तो अभी मात्र पहला टॉपिक चल रहा है तो पहले पर ध्यान दीजिए, यानी पर्सन पे अभी दिमाग न लगाइए, वो भी बता रहे हैं आगे। तो देखिए 3 टेंस हो गए आपके, तब देखिए जल्दी से इनको भी समझते हैं। और देखिए चौथा टेंस हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही तो होता है चौथा टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदलता है, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस आएगा तो किसमें चेंज होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, अब प्लस क्या लगाते हैं इनके साथ, बीन का प्रयोग करते हैं, बीन, अब प्लस वर्ब कैसी, फर्स्ट वर्ब, और प्लस इसके साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। इस तरह से आपको मिलेगा वाक्य। आपको क्या करना है, ये वाक्य जब मिले आपको, यानी कि हैज, हैव और बीन प्लस वर्ब मिले और आईएनजी लगी हो, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय हैज, हैव प्लस बीन को बदल देना है हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब
आईएनजी में, ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम जल्दी से। रजनी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए पहचान देखते हैं पहले कि ये आखिरकार प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि आखिरकार ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है भी या नहीं। तो देखिए हैज बीन आया है ना, अगर हैज बीन आया है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। तो देखिए किस में बदलना है हमें इसको, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैज और हैव बीन को, हैज है बीन को किस में बदल देंगे, हैड बीन में। तो देखिए इसको हम उसी तरह लिखेंगे कि रजनी सेड, यानी कि फिर से देखिए वही बात कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर से उसी तरह आ गया, कामा टूटा, दैट आ गया, इट हैज, अब हैज क्या बदल गया, हैज बदल गया हैड में, बीन लगा हुआ है तो बीन उसी तरह लग गया, इसमें भी तो बीन लगाते हैं, तो ये हो गया रनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपके 4 टेंस कंप्लीट हो गए। अब जल्दी से 5वें टेंस को समझ लेते हैं। और स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 5वां टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो अब हमें इन टेंसों का बनाने का नियम पता होना चाहिए। अब आपको पता है, पीछे भी हमने बताया कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनता है, सेकंड वर्ब से। तो हम इसको जो है सेकंड वर्ब जब हमें मिलेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो उसको हम सीधे क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड और प्लस थर्ड वर्ब में कर देंगे। ये तो होता नियम कि यही तो होता कि पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए हमने डायरेक्ट एक वाक्य लिखा है, ही सेड राजू डिड इन द नाइट। तो देखिए अब इसको तो हम उसी तरह उतारेंगे, ये आपकी रिपोर्टिंग और में ना, तो इसको आप उसी तरह उतार देंगे। अब ये क्यों उतार देंगे, क्योंकि फिर से वही कि ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर से उसी तरह नोट कर दिए। अब कामा टूटा, कामा टूटने के बाद आया दैट, राजू उसी तरह लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, सेकंड वर्ब लिखी हुई है। अब जो सेकंड वर्ब लिखी है तो सेकंड वर्ब को हम क्या करेंगे, सेकंड वर्ब को हमें चेंज करना है हैड प्लस थर्ड वर्ब में। तो हैड लगाया और डीड का ये डाई होता है फर्स्ट फॉर्म, तो डाई डीड डीड तो डीडे होगा थर्ड फॉर्म, बचा क्या इन द नाइट, इसको उस तरह नोट कर दिए बस। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस तरह आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। आप ये नियम सब ध्यान देते जाइए। तो देखिए ये आपका 6वां टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किसे बदलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसको आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग और हमने पीछे बताई है इसकी भी कि वाज, वेयर और प्लस इसके साथ क्या आता है, इसके साथ आता है फर्स्ट वर्ब और फिर उसके साथ आईएनजी, ये तो होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अब हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इस तरह से हम इसको जो है चेंज करेंगे। तो देखिए हमने एग्जांपल लिखा है एक तो ही सेड टू मी दे वेयर लर्निंग दियर लेसन्स। तो देखिए अब इस बार हम भैया इसको सेड टू को बदलने वाले हैं टोल्ड में। देखिए ये बदल लिया, क्यों बदले, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आया, ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए इसको हमने कर दिया ही टोल्ड मी, बस। अब कामा टूटा, दैट आ गया, दे उसी तरह आ गया। अब देखिए वेयर आया ना, वेयर कहे बदलना है, वाज वेयर को बदलना है हमें हैड में। तो देखिए वेयर गया, वेयर के बदले क्या है, हैड आ गया। और इसके साथ क्या लगाना है, बीन, तो बीन हो गया। फिर क्या करना है, इस पे क्या लगा है, वर्ब और आईएनजी, तो ये हो गया उसी तरह, बस इस तरह चेंज हो गया। बाकी जो बचता है उसको उसी तरह तो नोट कर देते हैं। तो इस तरह आपके 6 टेंस हो गए। अब आगे देखते हैं। और आपका 7वां टेंस है और 8वां टेंस एक ही में लिख दिए हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये चेंज नहीं होते हैं। यानी अगर आपको पास्ट परफेक्ट का टेंस डायरेक्ट वाक्य में मिल जाए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस मिल जाए तो आपको उन्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी उनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती है। अब इनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पीछे बता दिया है आपको। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और पास्ट परफेक्ट की भी होती है हैड, बस इसमें क्या है कि बीन लग जाता है, तो इन दोनों की हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। तो देखिए इसको आप इस तरह करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं इसका
कि ही साइड मनीष हैड वोन द मैच। और देखिए इसको हमने चेंज किया कि ही साइड तो उसी तरह आ गया पीछे वाले के जैसा, ही साइड हो गया। अब ही साइड के इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, इसलिए इस बार साइड को टोल में नहीं बदले। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिए होते तो फिर उस पर उसको हम टोल में कर देते। कामा टूटा, दैट आ गया यहाँ पे, मनीष उसी तरह आ गया। अब देखिए हैड है ना, अब हैड है हेल्पिंग और पास्ट परफेक्ट का। अब पास्ट परफेक्ट टेंस आया ना इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में, यही है ना रिपोर्टिंग स्पीच ये। तो इसको आप क्या कर रहे हैं, उसी तरह इसको नोट कर दो। क्यों नोट कर दो? क्योंकि चेंज नहीं हो रहा ना, परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए बाकी जो बचता है उसको उसी तरह नोट कर दोगे। और इसका वाक्य किस तरह बन गया। अब एक तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल लिखा है हमने, सी साइड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए इसको आप इस तरह बनाएंगे, सी साइड कामा टूटेगा, दैट आएगा, आशा उसी तरह आएगा, हैड देखिए इस बार फिर से आया ना हैड बीन, तो ये भी उसी तरह, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है इसलिए इसमें हैड बीन आया है। और जो शेष बचता है उसको आप उसी तरह नोट करके फुल स्टॉप कर देंगे, बस बन गया। तो हमें उम्मीद है कि ये नियम भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और नहीं आया तो आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और अब हम 8वां नियम देखते हैं। तो देखिए 8वें में हमने जो है फ्यूचर टेंस को लिखा, क्योंकि अब देखिए वहाँ पे पास्ट तक के पूरे हो गए 7वें तक में, क्योंकि हमने 7वां 8वां एक ही नियम में करा दिए, तो ये हो गया। अब 8वें में देखिए हमने लिखा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में केवल क्या आता है, शैल। तो शैल को हम बदलते हैं शुड में, और विल को बदलते हैं वुड में। यानी कि जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो और आपको हेल्पिंग वर्ब में शैल विल मिल जाए, तो आप जान जाएंगे कि फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर है तो शैल को बदल देना शुड में और विल को बदल देना वुड में। तो ये हमने यहाँ पे शार्ट कर भी लिख दिया है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने एक डायरेक्ट का वाक्य लिखा, जैसे कि मोहन साइड ही विल प्ले। तो देखिए इसको इस तरह चेंज करेंगे आप कि ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसको तो आप उसी तरह यहाँ पे नोट कर देंगे। अब क्यों नोट कर देंगे, क्योंकि देखिए इस बार ऑब्जेक्ट फिर से नहीं है यहाँ पे, तो फिर से ये उसी तरह आया, कामा टूटा दैट हो गया, ही का ही उसी तरह। अभी देखिए विल आया ना, विल आया तो फ्यूचर का टेंस हुआ, तो फ्यूचर का है तो विल हो गया वुड में, अब प्ले फिर से उसी तरह, बस बन गया इस तरह टेंस। अब एक तो शैल वाला भी देख लेते हैं। तो देखिए एक और हमने एग्जाम्पल लिखा है कि राधा साइड आई शैल प्ले। तो देखिए हमने राधा साइड उसी तरह उतार दिया, क्योंकि फिर से वही कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं तो उसी तरह उतार दिए। मान लो ऑब्जेक्ट दिया होता है यहाँ पे तो क्या कर देते, साइड को बदल देते टोल्ड में, और नहीं दिया ऑब्जेक्ट तो नहीं बदले। कामा टूटा दैट आ गया, आई हो गया सी में। अब ये सी में हो गया, अब ये आगे बताएंगे, अभी ये पर्सन चेंज पढ़ना है हमें, तो अभी फिलहाल ये ध्यान दिए रहिए कि हम वर्ब चेंज करना सीख रहे हैं। अब देखिए क्योंकि थोड़ा सा इस पर यूज आ गया है तो हम थोड़ा बता दे रहे हैं, बाकी विस्तार आगे बताएंगे। कि आई जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलता है। कर्ता क्या है, राधा, राधा क्या है, सी। तो इसको आई को हमने बदल दिया सी में, और सी के अनुसार क्या आना चाहिए था, विल आना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर इंडिफिनिट में कि जो आई और वी के साथ शैल आता है और शेष सभी के साथ विल आता है। तो अब सी के अनुसार क्या है, विल आया। अब विल का क्या होता है, विल का वुड होता है ना चेंज, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे वुड, अब बच्चा क्या प्ले, बाकी उसी तरह उतार दिया, बस बन गया टेंस। तो शायद ये वाला भी टेंस आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं नवा नियम। नवा नियम क्या है, देखिए नवा नियम हमने लिखा कि यदि मॉडल्स का प्रयोग हुआ हो तो, यानी कि जब आपके डायरेक्ट वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच में क्या मिल जाए, आपको कैन मिल जाए हेल्पिंग वर्ब, तो कैन को बदल देना कुड में। शैल मिल जाए तो शुड में, ये तो पीछे पढ़ लिया है आपने। में मिल जाए तो माइट में, विल मिल जाए तो वुड में। यानी कि ये अगर 4 मॉडलें आती हैं तो आपको ये चारों नियम ध्यान दिए रहना, बाकी कोई भी मॉडल आ जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये देखिए लिखा में बदल देते हैं तथा बाकी अन्य कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात मस्ट आए तो नहीं बदलेगी हेल्पिंग वर्ब, आट आए तो नहीं बदलेगी, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज्ड, यानी ये कोई भी आ जाए, इन वर्बों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करना है। और यदि मॉडल में ये 4 वर्ब्स आएंगी ये वाली,
तो आपको इनमें बदल देना है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। और इसका हमने एग्जांपल डायरेक्ट का लिखा है कि आई कैन जंप इनटू द रिवर। और देखिए आई साइड है तो ये उसी तरह आया, कामा टूटा दैट आया, आई हो गया उसी तरह। और देखिए कैन बदल गया कुड में। अभी हमने यहाँ पे बताया ना आपको कि भैया कैन काहे में बदलता है, कैन बदलता है कुड में। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया कैन को कुड। अब बचा क्या, जंप इनटू द रिवर, तो इसको हमने उसी तरह उतारा कि जंप इनटू द रिवर। ये तो बदलता नहीं है अनुवाद। बस इस तरह से आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। और देखिए दूसरा एक और बता दे रहे एग्जाम्पल, और ये हमने लिखा है, और ये हमने डायरेक्ट वाक्य तो लिखा है कि आई साइड माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। अब देखिए आई साइड आया तो फिर से हम उसी तरह उसको नोट कर देंगे, और कामा टूटा दैट लगा दिया, माई टीचर उसी तरह आ गया। अभी यूज्ड टू, देखिए ये फिर से अनवर्ब है ना, वो चार मॉडल्स तो आई नहीं है, अन्य कोई आई है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसको उसी तरह उतार दिया। बचा क्या, टेक क्लास रेगुलरली, फिर उसी तरह उतार दिया। अब बन गया हमारा ये भी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये मॉडल्स वाला भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझ में आ गया होगा। और देखिए टेंस से संबंधित कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे टेंस आते हैं जो बदलते नहीं हैं। अब देखिए वो कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो नहीं होते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। देखिए इसका हमने नियम लिखा है कि यदि वाक्य में निम्न चार दशा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर आपको चार दशाएं मिल जाती हैं, अब वो चार दशाएं आपको हम नीचे बता रहे हैं अभी, तो आपको टेंस नहीं बदलना, भले चाहे वो जैसा हो, लेकिन उसका आप रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। यही तो लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये देखिए लिखा हुआ पूरा, तो ये आप नहीं चेंज करेंगे। देखिए पहली स्थिति कौन सी है, पहली स्थिति इसकी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बातें, यानी ऐसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले वाक्यों को नहीं चेंज करना है आपको, जो हमेशा सत्य रहने वाली है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने इसका एग्जाम्पल लिखा है एक ठो कि ही साइड द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि ही साइड अर्थात उसने कहा, द सन राइज इन द ईस्ट यानी कि सूरज पूर्व से निकलता है। तो देखिए ये एक सदा सत्य रहने वाली बात है ना, अब कोई पश्चिम से थोड़ा सूर्य को उगा सकता है, तो ये सत्य रहने वाली बात है। तो ये जो टेंस है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है जो ये नहीं चेंज होगी। अब कैसे नहीं चेंज होगी इसको देखते हैं बना के। अब देखिए इनडायरेक्ट इसका कर रहे हैं डायरेक्ट से, तो ही साइड तो उसी तरह आया, इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिए। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया होता तो फिर आप इस साइड को बदलेंगे, टोल्ड कर देंगे। ऐसा नहीं कि ये एक साथ आई तो आप इसको नहीं बदलोगे तो इसे भी ना बदलो। अगर इसमें साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया होता तो साइड टोल्ड में बदलता, कामा टूटता है उसी तरह आता है दैट, ये तो क्लियर है। अब देखिए द सन राइजेड, अब ऐसे देखा जाए तो अगर मान लीजिए सत्यता ना होती तो क्या आना चाहिए था, द सन राइज आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों ना होगा, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए ये टेंस नहीं बदलेगा, अर्थात इसको आप उसी तरह नोट कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाली पहली दशा समझ में आ गई होगी आपको, और आप चाहते हो है कि अगर हम इन नियमों को लिखना चाहें तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और देखिए दूसरी दशा ये है, दूसरी स्थिति ये है कि हैबिचुअल फैक्ट, यानी आदत संबंधी कोई बात आ जाए, यानी ऐसी कोई चीज़ आ जाए जिससे किसी का आदत दर्शाई जाए, तो भी आप ऐसे टेंस को नहीं बदलेंगे। तो देखिए इसका एक वाक्य देख लेते हैं। मोहन साइड, यानी मोहन ने कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है कि कुत्ते जो होते हैं वो अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। अर्थात ये टेंस क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है इसकी, यानी एक आदत संबंधी, यानी कुत्तों की आदत क्या है, भौंकना, तो ये क्या हो गई, एक आदत संबंधी स्थिति हो गई। तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए मोहन साइड उसी तरह आया, कामा टूटा दैट आया, बाकी ये वाला वाक्य उसी तरह नोट कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाली स्थिति भी बढ़िया समझ में आ गई होगी। और तीसरी स्थिति है
प्रोवर्ब, यानी प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, यानी जो कहावत बन गई है उन कहावतों को भी कोई बदल नहीं सकता। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप इस स्थिति की भी बातों को नहीं बदलेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लिखा है हमने कि ही सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात इसको देखिए ही सेड तो उसी तरह आया, ये लिख गया, ये रिपोर्टिंग और उसी तरह आ गई, और हॉनेस्टी उसी तरह आया, कामा टूटा था दैट आ गया, और इज यहाँ पे वाज हो जाना चाहिए था, लेकिन ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी पॉलिसी है, तो हम इसको जो है चेंज नहीं करेंगे। अन्य कोई बात होती, अगर इसके अलावा कोई बात होती यानी जो कहावत ना होती, तो फिर इस इज को हम किस में बदल देते, वाज में बदल देते। अभी एक कहावत है कि हाँ जो ईमानदारी है वो आदमी की सबसे अच्छी चीज़ है, तो इसलिए हम इसको अभी बदलेंगे नहीं, यानी वाज नहीं करेंगे। तो बस यही था इस तीसरी स्थिति में। और देखिए ये लास्ट स्थिति है, यानी चौथी स्थिति है। और 4 ही दशाएं तो थी, निम्न दशाएं वहाँ पे जो बताई हमने कि ये 4 स्थितियाँ आपको याद रख के लेनी है कि इन चारों स्थितियों में टेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। चौथी स्थिति है आपकी हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी ऐतिहासिक घटना संबंधी बात, यानी कि ऐसी बातें आ जाए सेंटेंस में जो कोई इतिहास से रिलेटेड हो, तब भी आपको रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। तो देखिए हमने इसका एग्जांपल लिखा है ठो डायरेक्ट वाक्य का कि मोहन सेड टू मी कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि जो कालिदास है भाई, मोहन सेड टू मी यानी मोहन मुझसे बोला, कालिदास इज कॉल्ड कालिदास बोला जाता है क्या, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया यानी इंडिया का यानी भारत का शेक्सपियर। हाँ ये बात सत्य है, यानी कि जो अमेरिका था, अमेरिका में शेक्सपियर थे ज़्यादा पढ़े लिखे, और हमारे भारत में कौन से सबसे ज़्यादा विद्वान, कालिदास, इसलिए कालिदास को क्या बोला जाता है, शेक्सपियर बोला जाता है भारत का। तो ये भी क्या है, ऐतिहासिक घटना है, इसलिए क्या ये सदा सत्य रहने वाली बात है। अब इसको कोई बदल तो ही सकता है, तो इसका भी टेंस आप बदलेंगे नहीं। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट इस तरह बनाया जाएगा कि मोहन टोल्ड मी। अब टोल्ड मी पता चला ना कि क्यों हुआ, क्योंकि सेड के बाद क्या लगा हुआ है, मी लगा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए सेड टू बदल गया टोल्ड मी, अम्मी हो गया, कामा टूट गया, दैट आ गया, बचा क्या कालिदास, ये हो गया इज का इज आएगा, क्यों, यही तो पढ़ रहे हैं हम कि ये बदलेगा नहीं। अन्य किसी का नाम यहाँ पे आ जाता कालिदास की जगह तो ये बदल जाता है, इज क्या हो जाता, वाज हो जाता, लेकिन यहाँ कालिदास आया है इसलिए ये वाज नहीं होगा, क्योंकि कालिदास ही है ना भारत का शेक्सपियर। और बाकी जो बचा उसको क्या कर देंगे आप, उसी तरह नोट कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह स्थिति भी बढ़िया समझ में आ गई होगी, और यदि अभी नहीं आई तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिए, तो यही स्थिति नहीं पूरे के पूरे नियम समझ में आपको आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसके बाद जो इसके अन्य नियम हैं आगे के बदलने के, जैसे कि पर्सनल चेंजिंग है, अन्य अदर वर्ड्स हैं, फिर कुल सारे जो नियम दिए हुए उन्हें अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए थे और वीडियो को देखें, और यदि आपको ये समझ में आया है नरेशन का पहला वीडियो, तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए।